वेलकम इन साइंस एक स्टडी 1024। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मैथ्स वाले चैनल पर, जिसका नाम है एक स्टडी 1024। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, जो आपकी एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 6.3 है टाइप्स ऑफ कंबशन, पहले हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 6.4 है फ्लेम, उसकी बात करेंगे। और फिर 6.5 स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के अंडर जो भी सब टॉपिक्स आते हैं, जो भी बातें आती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं कंबशन एंड फ्लेम के पार्ट नंबर 3 को, टाइप्स ऑफ कंबशन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कंबशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। मतलब जो कंबशन है ये 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा है एक्सप्लोजन। ठीक है, तो एक एक करके पहले डिटेल में इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो, पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, इसमें है रैपिड कंबशन क्या होता है। अब रैपिड कंबशन क्या होता है ये बताने से पहले आप एक बात सुन लो कि इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो इस पार्ट के। ठीक है, तो रैपिड कंबशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, द कंबशन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज नोन एज रैपिड कंबशन। मतलब कि रैपिड कंबशन वो कंबशन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस रैपिडली बर्न होता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे या फिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत से ही आग जल जाए। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि वो रैपिड कंबशन के अंडर आएगा। इसके एग्जाम्पल देखो आप, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है गैस स्टोव बर्न्स रैपिडली एंड गिव्स हीट एंड लाइट। मतलब कि आपके घर में जो गैस जलाई जाती है खाना पकाने के लिए, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। जैसे ही आप जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती लाते हो उसके पास, वो आग पकड़ लेता है। तो मतलब वो एग्जाम्पल है रैपिड कंबशन का। इसी तरह से सेकंड में क्या है, द बर्निंग ऑफ कैरोसिन ऑयल इन कैरोसिन स्टोव। मतलब जो कैरोसिन मिट्टी के तेल वाले स्टोव होते हैं, अब बहुत कम यूज़ करते हैं लोग उनको, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसमें भी जैसे ही आप कैरोसिन ऑयल के पास जलती हुई कोई चीज़ लाते हो वो आग पकड़ लेता है। मतलब ये भी एग्जाम्पल है रैपिड कंबशन का। ठीक, तो ये रैपिड कंबशन आपको क्लियर हो गया, ये था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की। अब देखो, जो सेकंड टाइप का कंबशन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है ये रैपिड कंबशन से अलग कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कंबशन स्पॉन्टेनियस कंबशन है। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा, पहले ये रीड कर लेते हैं डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है। यहाँ मैंने लिखा है द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब कि कंबशन का वो टाइप जिसमें कोई मटेरियल सडनली यानी अचानक से आग पकड़ ले और आग लगने का जो कोई अपरेंट कॉज ना हो, कोई प्रत्यक्ष कारण हमें नज़र नहीं आ रहा कि आग क्यों लगी है। मतलब कि नेचुरली एकदम से आग लग गई, उसमें हमें ऐसा लग रहा है, तो उस कंबशन को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, जैसे कि जो इससे पहले हमने देखा था रैपिड कंबशन, उसमें जैसे कि मान लीजिए आपको अगर गैस के स्टोव में आग लगानी थी, तो आप जलती हुई माचिस की तीली, जलता हुआ लाइटर या जलती हुई मोमबत्ती, ऐसा कुछ उस गैस के पास ले जा रहे थे। मतलब वहाँ पे कोई कारण आपको नज़र आ रहा था कि भाई इसलिए आग लग रही है, हमने आग लगाई तो लगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप जलती हुई मोमबत्ती या कोई और आग वहाँ पर नहीं ले जा रहे आग लगाने के लिए, बल्कि आग खुद ब खुद लग जा रही है। तो जो खुद ब खुद आग लग जाती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। कंबशन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये समझो कि साइंस में स्पॉन्टेनियस का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड की मीनिंग समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंबशन जिसमें हमें कोई डायरेक्ट कॉज नज़र नहीं आ रहा, उसी को हम स्पॉन्टेनियस क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइंस में, अभी मैं क्लास 8 के हिसाब से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपली देखो साइंस में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोसेस हो रही जो अपने आप हो जा रही है नेचुरली, जैसे ये मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है, नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा रहा, इसको मुझे धक्का देना पड़ रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मतलब वो चीज़ें जो नेचर में
अपने आप हो रही हैं। अपने आप का मतलब क्या, नेचुरल फोर्स के कारण या नेचुरल लॉज के कारण, कानून जो हैं, ठीक है, नेचर के, उसके हिसाब से जो अपने आप हो रही हैं। जैसे ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटी के कारण, हमने तो अलग से कोई फोर्स नहीं लगाया, नेचुरल फोर्स के कारण ऊपर से नीचे अपने आप आ जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें नेचर में जो अपने आप हो रही हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हैं वो। तो मतलब ऊपर से नीचे गिरना किसी चीज़ का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। उसी तरह से स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब क्या है, जो नेचुरली अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस को आप कमरे के तापमान पे रख दो, रूम टेम्परेचर पे रख दो, वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे वो गेन कर लेता है, ठीक है। बाकी जो गैस वगैरह उनसे बड़ी जल्दी रिएक्ट कर लेता है और ये आग पकड़ लेता है। तो मतलब यहाँ पे हमने आग नहीं लगाई, आग नेचुरली लग गई, ठीक है। तो इस आग लगने को हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट। कोल डस्ट जो होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कोयले के, कोल डस्ट बोलते हैं इनको, ठीक है, एकदम महीन महीन होते हैं धूल की तरह। इनमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे कोयले की डस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, और उसमें से थोड़ी सी चिंगारी उठी और पूरी एकदम आग पकड़ ली, हम किसी और ने या हमने आग नहीं लगाई, ठीक है। तो ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा स्पॉन्टेनियस कंबशन में, क्योंकि थोड़ा बहुत हीट हुआ, इग्निशन टेम्परेचर इसे मिल गया नेचुरली, तो इसने आग पकड़ ली। इसी तरह से मैंने तीसरा एग्जांपल लिखा है, सम फॉरेस्ट फायर आर स्पॉन्टेनियस ड्यू टू हीट ऑफ द सन। मतलब कि जंगल में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, हमेशा नहीं, तो कभी कभी रीजन होता है किसी ह्यूमन की वजह से भी आग लग सकती है जंगल में, लेकिन कभी कभी या ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि जंगल में अपने आप आग लग जाती है। क्यों लग जाती है, क्योंकि सूरज की हीट वहाँ पड़ रही है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी कहीं पे इग्निशन टेम्परेचर तक कोई लकड़ी पहुँच गई और उसमें आग लगी तो फिर धीरे धीरे आग वो फैल जाती है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, नेचुरल चीज़ की वजह से आग लग रही है ना, सूरज की हीट की वजह से, हमने तो कुछ नहीं किया। तो मतलब ये भी किसके अंडर आएगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पॉन्टेनियस कंबशन का मीनिंग क्या होता है और यहाँ पर विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज क्यों लिखा है। ये बहुत मेन है, बिना किसी एप्लीकेशन, हम अलग से कोई अपरेंट कॉज नहीं लगा रहे हैं, अपने आप नेचुरल लग रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की। अब देखो जो तीसरा है ये है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स एकदम धमाके के साथ आग लगना, ठीक है। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। इसमें मैंने लिखा है ए वेरी फास्ट कंबशन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस इज नोन एज एक्सप्लोजन। मतलब कि एक ऐसा कंबशन जो बहुत तेज़ी से हो और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट तो निकले ही निकले, इसमें एक और चीज़ हो, साउंड भी प्रोड्यूस हो, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। जैसे कि दिवाली वगैरह पे जब आप पटाखे वगैरह जलाते हो, वो इसका एग्जांपल हो जाएंगे। जब आप पटाखा जलाते हो तो उसमें हीट और लाइट तो निकलती है, उसमें आवाज़ भी आती है बहुत तेज़, ठीक है। मतलब इसमें साउंड का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से बाकी दूसरे जो बम वगैरह होते हैं उनका फटना, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन आराम से आप समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है फ्लेम, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि फ्लेम क्या होता है। तो देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फ्लेम। आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 6.4 है, आप सर्च कर सकते हो अपनी बुक में, आपको मिल जाएगा। देखो जो ये फ्लेम है इसको हिंदी में बोलते हैं लव, ज्वाला या ज्योति। ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था जब ये चैप्टर शुरू किया था। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, दी हॉट एंड ग्लोइंग विजिबल पार्ट ऑफ ए फायर इज नोन एज फ्लेम, ठीक है। मतलब कि कोई भी फायर, कोई भी आग जो आप जलती हुई देखते हो तो उसका वो हिस्सा जो हॉट एंड ग्लोइंग है, जिसको हम देख सकते हैं, जो ग्लो कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेम। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मोमबत्ती जला रहे हो तो इसका ये जो हिस्सा है, ये जो इसकी लौ है, ठीक है ना, या फिर इसकी लपट है आग की, इसी को क्या बोलेंगे, फ्लेम। ये हॉट भी होगा एंड ग्लो भी कर रहा होगा, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया फ्लेम क्या होता है। अब देखो फ्लेम के ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, या फिर यूँ कह लो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट हम इन क्वेश्चन की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, पहला है वाई सम सब्सटेंसेस गिव फ्लेम बट सम डोंट। मतलब क्या कि कुछ सब्सटेंस को हम जब जलाते हैं तो वो आग की लपट के साथ जलते हैं, लौ के साथ या फ्लेम के साथ जलते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ चमकते हैं। जैसे कि आपने मोमबत्ती जला रखी है तो इसमें से ये लौ प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन लोहे का गर्म टुकड़ा सिर्फ आपको लाल लाल चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जब आप लोहा गर्म करो तो ऐसा क्यों है कि कुछ सब्सटेंस फ्लेम देते हैं लेकिन कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि कोई भी सब्सटेंस फ्लेम तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो वेपराइज होके बर्न होएगा। ठीक है, मतलब क्या कि सब्सटेंस गर्म हो रहा है, फिर वहाँ पर वो पिघल रहा है और पिघलने के बाद या फिर बिना जैसे भी वहाँ पे वेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, गर्म होने के बाद वेपर बन रहे हैं और फिर उसके वेपर जल रहे हैं, तो वहाँ पे पक्की बात है कि लौ निकलेगी, यानी कि फ्लेम बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सब्सटेंस में कुछ भी ऐसा नहीं बचा या फिर पहले से ही नहीं था कि जो अब वेपर बन सके, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको लाल लाल रोशनी नज़र आएगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी आपको फ्लेम नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इसको जलाओ, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैक्स है, मोमबत्ती की जो मोम है, वो पहले गर्म होने के साथ साथ क्या होती है, वेपराइज होती है, गैसेज स्टेट में चेंज होती है, फिर वही चीज़ जलती है और इसीलिए हमें लौ दिखती है। लकड़ी देख लो आप, जब आप लकड़ी को शुरू में जला रहे हो तो उसमें से आग भी निकल रही है, मतलब फ्लेम भी निकल रहा है, ठीक है, लपट आग की निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे लकड़ी जलती जाती है, फिर क्या होता है, उसकी जो लौ है, लपट है आग की, वो शांत हो जाती है और जो आपको उसका कोयला बचता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो मतलब क्या, पहले जो लकड़ी थी उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो वेपराइज हो सकता था। ठीक है, गर्म होते होते वो धीरे धीरे वेपर बनना शुरू हुआ और उसी वेपर की वजह से उसमें आपको वो लौ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे लकड़ी में से ये सब्सटेंस जो भी वेपराइज होने वाला था ख़त्म हो गया, तो अब उसका सिर्फ कोयला बचा। अब उसमें वेपराइज होने वाली कोई चीज़ नहीं बची, तो वो सिर्फ ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो सब्सटेंस जिसमें कुछ ऐसा है जो वेपराइज हो सकता है, वेपराइज होने के बाद जलेगा तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। जिसके पास वेपराइज होने लायक कुछ है ही नहीं, या फिर जो वेपराइज होने लायक था वो जल के ख़त्म हो गया, उसके बाद अब वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वाई कलर ऑफ कैंडल फ्लेम एंड एलपीजी फ्लेम इज़ डिफरेंट। मतलब कि जो कैंडल का फ्लेम होता है और जो एलपीजी गैस होती है आपके घरों में, उसका जो फ्लेम होता है, इनके कलर में डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है, जैसे कि मोमबत्ती की फ्लेम में आपको हल्का सा पीलापन नज़र आएगा, लेकिन आपके घर में जो गैस जल रही है, जिस पे खाना पक रहा है, वो बिल्कुल नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ये कलर में इतना अंतर क्यों है? तो कलर में अंतर इसलिए है क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है जलने के लिए। ठीक है, जलने के लिए ऑक्सीजन सीक्रेट करती है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। तो देखो, जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी ऑक्सीजन में आराम से जल जाएगा, तो पक्की बात है कि वो कम्प्लीटली बर्न होगा, उसका कंबसन कंप्लीट होगा, तो वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो एलपीजी वगैरह होती हैं, इनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है इतना काफ़ी है इनको जलाने के लिए, तो इनका कंप्लीट कंबसन होता है, इसलिए नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। और जो नीली ज्वाला के साथ जलेगा उसमें से हीट ज़्यादा निकलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए, मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, जितनी उनको ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से मिल रही है, ठीक है, उतनी उनके लिए पर्याप्त नहीं है, तो उनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, वो पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, इसीलिए वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। और उनका जो थोड़ा कम जला हुआ हिस्सा या फिर आधा जला हुआ हिस्सा है, अनबर्न्ड फ्यूल जो है, वो आपके बर्तन वगैरह पे चिपक जाता है। जैसे कि आप मिट्टी के तेल में खाना बनाओ या लकड़ी पे भी खाना बनाते हो, तो क्या होता है, वहाँ पर बर्तन काले हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना जला हुआ हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पे उतनी ऑक्सीजन नहीं है जो उनको जला सके पूरी तरह से, वो जो बिना जला फ्यूल है वेपराइज होकर बर्तन पे चिपक जाता है। लेकिन एलपीजी वगैरह जो होती हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली जल जाती हैं, तो बर्तन का हिस्सा भी काला नहीं होता, प्लस वो नीली ज्वाला के साथ जलती हैं। तो आपको ये सेकंड जो पॉइंट था ये भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग चीज़ों का जो फ्लेम बनता है उसका कलर अलग होता है। अब देखो, जो ये डायग्राम है ये जोन्स को नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक है, ये सिंपली समझाने के लिए था कि फ्लेम क्या होता है। अब बात करते हैं जोन्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो अब देखो, जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपकी एनसीईआरटी का 6.5 वाली हेडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में मेनली हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। मतलब कि मोमबत्ती की एक फ्लेम है, इसके अलग अलग जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं मेनली। ठीक है, एक होता है इनर मोस्ट जोन, दूसरा होता है मिडिल जोन, तीसरा होता है आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, तो इनर मोस्ट जोन जो होता है ये अनबर्न्ट वैक्स का होता है, इसलिए ब्लैकिश नज़र आता है। ठीक है, मतलब कि सबसे अंदर, ठीक है, का ये जोन है जो इसके धागे के जस्ट पास वाला, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा काला काला नज़र आता है हमें, क्योंकि देखो ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में है, बाहर से ही
दूसरे और तीसरे जोन ने इसको घेर रखा है तो अंदर बहुत कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है जो इसको अच्छे से जला पाए, इसीलिए अंदर वाला ज़्यादातर हिस्सा अनबर्नड रह जाता है और इसीलिए काला रह जाता है ये। ठीक है, तो इनर मोस्ट जोन जो होता है वो कैसे कलर का दिखता है आपको, काले कलर का। ठीक, इसके थोड़ा बाहर आओगे इसके, तो यहाँ पे जो मिडिल जोन आता है, मिडिल जोन में पार्शियल कंबर्शन होता है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अंदर से ज़्यादा यहाँ पहुँच पाती है तो ये थोड़ा ज़्यादा जलता है, लेकिन तब भी ये पार्शियली जलता है, आधा अधूरा। ठीक है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। इसके बाद जो आउटर मोस्ट जोन है, सबसे बाहर वाला जो जोन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट कंबर्शन होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिल रही है इन्वायरमेंट से इसे। ठीक है, तो इसका कलर ब्लू होता है। तो ये 3 जोन हो गए। अब इन तीनों जोनों में ज़्यादा हीट कौन देगा, कम हीट कौन देगा, सबसे ज़्यादा हीट कौन देगा, तो जाहिर सी बात है बाहर वाला जो आउटर जोन है, यहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन हो रहा है, ब्लू कलर में है ये, तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है बाहर वाला, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो मिडिल वाला होता है, मिडिल जोन, ये मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब कि इससे तो कम होता है, इस वाले से ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो ये काला वाला हिस्सा जो मैंने इनर मोस्ट जोन बताया, ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म, मतलब ये सबसे कम गर्म, उससे ज़्यादा, और बाहर वाला सबसे ज़्यादा। तो ये थे जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ठीक है, ये अलग अलग कलर से हैं। ठीक है, येलो, ब्लैक और ब्लू, बट मेरे पास अलग अलग कलर यहाँ पे नहीं थे तो मैंने सिंपली ये बना दिया है। आप अपनी बुक में देख सकते हो, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगली वीडियो में देखेंगे क्या टॉपिक्स हैं अगली वीडियो के। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।